अध्याय 1711 एक कछुए की त्रासदी। जहां ओपल ने खाली पड़े गोदाम को खरगोश जैसी सुंदरियों के लिए एक लग्जरी स्पा में बदल दिया, वहीं काल नए अमर लोगों के लिए बने अपार्टमेंट को कुछ ऐसा बना रहा था जो मलबे जैसा कम और पारंपरिक अपार्टमेंट ब्लॉक जैसा ज्यादा दिखता हो, जैसा कि वे पहले हुआ करते थे। बस कुछ ऐसे अपग्रेड के साथ जिन्हें मूल डिजाइनरों ने या तो नजरअंदाज कर दिया था या जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। इन बदलावों में सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि काल ने हर अपार्टमेंट के मुख्य कमरे में माना इकट्ठा करने के लिए बुनियादी रन जोड़े और फर्श में एक छोटा माना क्रिस्टल लगाया ताकि वे कबीले के भीतर संग्रहित माना का एक फैला हुआ संग्रह रख सकें। इससे न केवल सभी की प्रगति में मदद मिलेगी, बल्कि कबीले पर दोबारा हमला होने की स्थिति में अतिरिक्त माना भी उपलब्ध होगा। आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा घेरे को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली हर थोड़ी सी शक्ति महत्वपूर्ण थी, और यदि उनकी मौजूदा सुरक्षा कुछ और हमलों को झेल सकती, तो न्यू होम मर्चेंट क्लैन को इतनी मरम्मत का काम नहीं करना पड़ता। काल लियो की निराशा को महसूस कर सकता था क्योंकि कछुए को एहसास हुआ कि स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और पुनर्निर्माण शुरू करने से पहले उन्हें मूल्यवान पठन सामग्री के लिए सब कुछ छानना होगा। यह उस नन्हे कछुए के लिए एक दुखद घटना थी। उसके कुछ दोस्त उस स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उन्हें भी परिसर में कहीं होना चाहिए था, और उसे नहीं पता था कि वे सब ठीक हैं या नहीं। पराजित हुए सभी लोग पुनर्जीवित नहीं हो सकते थे, कबीले को सैकड़ों, संभवतः हजारों लोगों का नुकसान हुआ था। अब सापेक्ष रूप से ये 5% से भी कम था, जबकि ग्रेलपेद्रन टेम्पलर्स के लिए स्थायी हताहतों का प्रतिशत 90% से अधिक था। लेकिन मुद्दा यह नहीं था। वे सभी लोग उसके दोस्त या उसके दोस्तों के परिवार के सदस्य हो सकते थे। जहां तक उसे पता था, भूमिगत सुरक्षित क्षेत्रों में सेंध नहीं लगी थी, लेकिन उसके कई दोस्तों के माता पिता शक्तिशाली थे और वे न्यू होम के क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ने गए होंगे। लियो ने मलबे को छांटने में मदद करना शुरू कर दिया, किताबों को चुनकर उन्हें कांटेदार लताओं के मंत्र का उपयोग करके व्यवस्थित ढेर में लगाना शुरू कर दिया। यह कोई शक्तिशाली प्राकृतिक जादू नहीं था, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करने की कला थी, लेकिन चीजों को पकड़ने में यह बहुत कारगर थी। तभी किसी और की बेल ने उन्हीं किताबों को पकड़ने की कोशिश की जिन्हें वह पकड़ने जा रहा था, और लियो ने ऊपर देखा तो पाया कि सिंडी लू भी उनके साथ आ गई थी और अपने जादू से कक्षा से मलबा साफ कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, और लियो को सबसे बुरे की आशंका थी। तभी उसने उसे अपने बैग के बारे में बड़बड़ाते हुए सुना, जो निकासी के दौरान स्कूल में छूट गया था और जिसमें कई अनमोल यादें थीं। सिंडी लू को अपनी स्कूल की सामग्री के साथ साथ तस्वीरें, सहपाठियों से मिले उपहार और अन्य छोटी मोटी चीजें रखना पसंद था। हम 2 क्लासरूम छोड़कर हैं। हमारी क्लास वहां थी। लियो ने अपनी ठुड्डी से बाईं ओर इशारा करते हुए उसे बताया। क्या आपको यकीन है? लियो ने सिर हिलाया। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था, लेकिन काम को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। इससे उसे थोड़ी शांति मिली, और लियो ने चुपके से बेलें उसके डेस्क के आसपास के मलबे को हटाने के लिए भेजी, ताकि उसके बैग को जितना हो सके बचाया जा सके। बैग के अंदर रखी छोटी छोटी चीजों को काफी नुकसान होने की संभावना थी, क्योंकि स्कूल की पूरी एक मंजिल उनकी कक्षा के ऊपर थी। लेकिन जब तक वह बेलों को बैग के ऊपर रखेगा, हिलने डुलने से बैग को और नुकसान नहीं होगा, और सिंडी लू को कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। धीरे धीरे वे बड़े छात्रों की कक्षाओं से होते हुए आगे बढ़े, और सामान को ढेर में और किताबों को गट्ठों में छांटते गए। मलबे को वहीं छोड़ दिया गया था, इस उम्मीद में कि कोई कुशल व्यक्ति ऊर्जा बचाने के लिए इसका उपयोग करके उस जगह का पुनर्निर्माण कर सके। यही उनकी सर्वोत्तम क्षमता थी, क्योंकि लियो के पास पूरे स्कूल का पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त जादू नहीं था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके और भी दोस्त माता पिता के साथ मलबा साफ करने में मदद करने के लिए आने लगे थे। इससे उन सभी को पता चल गया कि उनके सहपाठी सुरक्षित हैं, और मलबे में दबी उनकी अनमोल यादें आज वापस मिल जाएंगी। अंततः लियो और सिंडी लू अपनी कक्षा में पहुंच गए, और कछुए ने सावधानीपूर्वक अपना बैग, साथ ही सभी सजावटी सामान और स्कूल का सामान, जो उसकी अब कुचली हुई मेज में था, बाहर निकाला। मुझे लगता है कि यह सब आपकी डेस्क से संबंधित है। सिंडी लू लताओं के झुंड की ओर दौड़ी और बड़ी सावधानी से सब कुछ निकालने लगी, अपनी कीमती चीजों की हालत देखकर रोने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ चकनाचूर हो चुका था और उसकी पसंदीदा पेंसिल भी टूट गई थी। लेकिन जब उसने अपना बैग खोला तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई।
बैग में रखे छोटे छोटे खिलौने गंदे थे, लेकिन फटे नहीं थे, और बैग के अंदर की सभी तस्वीरें एकदम नई जैसी थी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ये सभी तस्वीरें उसके दोस्तों ने अपने हाथों से बनाई थीं, और ये अनमोल थीं। लियो अपने सहपाठियों के सामान को छांटता रहा, और ध्यान से हर चीज को व्यक्ति के नाम से व्यवस्थित करता हुआ एक तरफ रखता गया। इस तरह हर कोई स्कूल में छोड़ी गई अपनी चीजें ढूंढ सकेगा। लेकिन सिंडी लू के बैग के अलावा कक्षा में और कुछ खास नहीं था। ज्यादातर बच्चे अपने साथ नोटबुक के अलावा कुछ खास नहीं लाते थे। लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ लाने की जरूरत भी नहीं थी। स्कूल उन्हें जरूरत की हर चीज मुहैया कराता था, और उनमें से ज्यादातर बच्चे घर कुछ भी नहीं ले जाते थे, सिवाय तब जब उन्हें कक्षा के बाहर कोई असाइनमेंट मिलता था, जो शुरुआती सालों में बहुत कम होता था। जब उन्होंने एक प्रणाली को जागृत कर लिया, तभी उन्होंने अपना सारा समय अध्ययन में लगाना शुरू किया। यदि वे शुरुआती कुछ वर्षों में पढ़ना लिखना सीख लेते थे, तो विद्यालय आमतौर पर मानता था कि उन्होंने अपना बुनियादी काम पूरा कर लिया है। अन्य कक्षाओं से जो कुछ भी वे याद रख पाते थे, वह एक अतिरिक्त लाभ था। उनके मानकों के अनुसार सिंडी लू और लियो आदर्श छात्र थे, क्योंकि दोनों की याददाश्त बहुत अच्छी थी, और वे वास्तव में स्कूल के बाहर भी सक्रिय रूप से नई चीजें सीखते थे। कक्षा, भले ही इससे उनके साथियों द्वारा उन्हें सर्वज्ञानी का लेबल लगने का खतरा हो। जैसे ही सूरज ढलने लगा, काल ने अपनी बनाई हुई चीज का जायजा लिया। उनके जिले का अधिकांश हिस्सा अब पुनर्निर्मित हो चुका था, और जो हिस्सा पुनर्निर्मित नहीं हुआ था वह काफी हद तक खाली था, क्योंकि वहां कई इमारतें ऐसी थीं जिनमें कोई निवासी नहीं थे, इसलिए उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई थी। इसका मतलब यह नहीं था कि काम लगभग पूरा हो चुका था। नहीं, उनमें केवल न्यूनतम आवश्यक साजो सामान ही था। अतीत में इमारतों पर लगाए गए सुरक्षात्मक कवच उनमें से किसी में भी नहीं थे। वे कवच व्यापक स्तर पर सामान्य रक्षा के लिए लगाए जाएंगे, और फिर विभिन्न इकाइयों के निवासियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाएंगे। पहले भी ऐसा ही किया जाता था, और किसी को भी इसे दोबारा उसी तरह करने में कोई आपत्ति नहीं दिखी। हमले में सभी को नुकसान हुआ था, इसलिए बचे हुए लोगों को अपनी क्षमताओं के बल पर अपना जीवन फिर से संवारना था। कई लोगों के लिए यह एक अच्छा अवसर साबित हो सकता था। उन्हें एक नया निवास स्थान मिल रहा था, जहां वे अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते थे, न कि इमारतों में पहले से मौजूद परिवर्तनों की विरासत का बोझ उठा सकते थे। बुजुर्गों को छोड़कर, बाकी सभी को छोड़कर, उनके घर हमलों में काफी हद तक सुरक्षित रहे थे, इसलिए उन्हें केवल कुछ मामूली मरम्मत करनी थी, और यदि वे अपने शिष्यों को तब तक अपने घरों में रख रहे थे जब तक कि बाकी आवासों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तो शायद कुछ सफाई भी करनी थी। काल उन अन्य लोगों के साथ शाम का भोजन करने के लिए नवनिर्मित भोजन कक्ष में लौटा, जो पूरे दिन अपार्टमेंट की मरम्मत कर रहे थे, और उसने पाया कि भोजन परोसने वाले खरगोश सामान्य से कहीं बेहतर मूड में थे। तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। क्या कुछ अच्छा हुआ? खरगोश ने जोर से सिर हिलाया। तुम्हारी दोस्त ओपल ने हमारे लिए एक नया ब्रेक रूम बनाया है, और यह सचमुच शानदार है। मैंने इससे पहले कभी इतना आलीशान कमरा नहीं देखा, और यह सब हमारे लिए है। काल उसकी खुशी देखकर हंस पड़ा। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। अगर इसमें कुछ कमी लगे तो मुझे बताना, मैं ओपल को वापस भेजकर इसमें और सुविधाएं जुड़वा दूंगा। खरगोश ने सिर हिलाया। नहीं, इसमें सब कुछ है। उसने तो हमें एक पूरी तरह से सुसज्जित रसोई भी दे दी है, ताकि हम विषम शिफ्टों में काम करते समय अपने खाने का समय बदल सकें। अच्छा, तो फिर लगता है सब कुछ नियंत्रण में है। क्या उन्होंने आपके घरों की मरम्मत कर दी है? अगर नहीं, तो मैं सुबह सबसे पहले वहां जाऊंगा। उन्होंने कर दिया। हम आपूर्ति गोदाम के पास रहते हैं, इसलिए हमारी इमारत काफी अच्छी हालत में थी। दाना मैज ने आज सुबह इस पर किए गए मंत्रों को ठीक कर दिया। काल के पीछे कतार में खड़े व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक खांसकर उसे याद दिलाया कि वह वेटर से बात करने के लिए कतार को रोक रहा है, और काल कतार में आगे बढ़ गया, और अपनी प्लेट में वहां मौजूद सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा भर लिया। ये हमेशा की तरह ही था, जो कबीले के अधिकांश सदस्यों के लिए राहत की बात थी, क्योंकि वे भोजन के नियमित कार्यक्रम के आदी थे। लियो के दोस्त, विशेष रूप से, इस खबर से बेहद खुश दिखे, क्योंकि आज मेनू में ग्रिल्ड चीज सैंडविच थे, और वे पूरे दिन से उनका इंतजार कर रहे थे। जब डाना, एल्डर डगलस और लगभग आधा दर्जन अन्य एल्डर्स के साथ, जिन्हें काल नहीं पहचानता था, अंदर आई, तब तक वह लगभग अपना खाना खत्म कर चुका था।
वे कम शक्तिशाली एल्डर्स में से थे, और हालांकि उसने उन्हें टेम्पलर्स के साथ युद्ध में देखा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे किस चीज में विशेषज्ञ थे। अधिकांश वरिष्ठ सदस्यों के पास कोई विशेष व्यापारिक कौशल या कबीले में कोई विशिष्ट जिम्मेदारी नहीं थी। वे कनिष्ठ सदस्यों के रक्षक थे और अपना अधिकांश समय अमरता की चरम सीमा प्राप्त करने और अंततः सर्वोच्चता हासिल करने में व्यतीत करते थे। यदि वे ऐसा कर पाते, तो वे अगले कबीले के नेता बनने के लिए दावेदारी पेश कर सकते थे। यदि नेरिसा ने पद छोड़ने और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया हो। जब अधिकांश सुप्रीम्स को लगता था कि क्लैन चलाने का कार्यभार बहुत अधिक हो रहा है, तो वे यही करते थे। वे पद त्याग देते, उत्तराधिकारी नियुक्त करते और कबीले के संरक्षक पूर्वज बन जाते, साथ ही एकांतवास में चले जाते। हालांकि कबीले के भीतर दूसरा सर्वोच्च शासक मिलना दुर्लभ था, क्योंकि कई लोग अमरता के शिखर पर पहुंचने से पहले ही अपना खुद का कबीला शुरू करने के लिए कबीले को छोड़ देते थे। उस तरह का छोटा कबीला सत्ता के भूखे लोगों या उन उबे हुए और आलसी लोगों के लिए एक सपना था, जिनके पास अपने घर के कबीले में करने के लिए कुछ नहीं बचा था। समय को भले ही सदियों में मापा जाए, लेकिन उस स्तर की शक्ति वाले अमर प्राणियों के लिए वह समय न के बराबर था। अपनी शक्तियों पर महारत हासिल करने के लिए कुछ सदियों का एकांतवास उनके लिए शायद ही उल्लेखनीय था। दरअसल कुछ बुजुर्ग इतने लंबे समय से एकांत में थे कि जब कबीले पर हमला हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि वे परिसर में मौजूद अधिकांश अमर लोगों को जानते भी नहीं थे, और उनमें से अधिकांश एकांत में रहने वाले बुजुर्गों को नहीं जानते थे। यह उनके लिए बाहर आकर दुनिया को फिर से देखने, वास्तविकता से जुड़ने और अपने समय के दौरान अनजाने में बनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करने का एक अच्छा बहाना था। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने और पूरी तरह से संपर्क खो देने के बीच एक बहुत पतली रेखा थी। हालांकि असली हैरानी इस बात से नहीं थी कि उनकी गैरमौजूदगी में कबीले में बदलाव आ गया था, बल्कि इस बात से थी कि कबीले में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कुछ बुजुर्गों ने किस तरह तरक्की की थी। एल्डर फोर्शम कई वर्षों से शिखर पर थे, लेकिन एल्डर मेल्कम काफी मजबूत हो गए थे, और एल्डर सोक्रेट को ऐसा लग रहा था कि वह भी जल्द ही अमरता की चरम अवस्था तक पहुंचने वाले हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि सुकरात बुजुर्गों में सबसे कम उम्र के लोगों में से थे, और इसी वजह से वह उन सब में सबसे ज्यादा मांग में था। सभी को लगता था कि उसने रसायन शास्त्र में कोई ऐसी खोज कर ली है जिससे उसकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी है, लेकिन असल में एल्डर फोर्शम में स्वाभाविक रूप से बढ़ने की क्षमता थी, और हाल ही में उसका वर्ग बदल गया था, जिससे उसे कुछ ऐसे कौशल मिले जिनसे उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। एकांतवास में रह रहे बुजुर्गों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि काल ने कबीले के परिसर के भीतर सिस्टम स्टोन्स का एक सेट बनाया था, और यह छोटा सा खुलासा कबीले में उथल पुथल मचाने वाला था। मुझे इसे दोबारा समझाओ। तुमने कहा था कि विश्व ड्रैगन के अवतार ने सिस्टम स्टोन्स को फिर से बनाया, ताकि विश्व ड्रैगन से संबद्ध सिस्टम वाले लगभग कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना वर्ग बदल सके। एकांत में बैठे बुजुर्गों में से एक दाना से पूछ रहा था। हाँ, बशर्ते उनके पास आवश्यक शर्तें हों, जिनमें आमतौर पर उनके सभी कौशलों का अधिकतम उपयोग करना और एक विशिष्ट क्षमता होना शामिल है जो उनके कौशल वृक्ष का हिस्सा नहीं है। हालांकि कभी कभी यह उन्हें जल्दी ऐसा करने की अनुमति दे देता है, क्योंकि सिस्टम को लगता है कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि हम इसकी सलाह नहीं देते हैं, और इससे किसी भी बुजुर्ग को कोई समस्या होने की संभावना नहीं है। डाना ने सहमति जताई। और यह घटना कितने समय पहले हुई थी? 1 महीने से भी कम समय। चिंता मत करो, यह अभी भी बहुत नई बात है। घटना घटने और हमले के बीच ज्यादा समय नहीं बीता था, इसलिए यह संभावना नहीं है कि उन्हें हमारे सदस्यों की तेजी से बढ़ती संख्या के बारे में पता चला हो। उन्होंने हम पर इसलिए हमला नहीं किया, वे बस लालची हो गए थे, और फिर उन्हें सबक मिल गया। उनके साथ मेज पर बैठे बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। अगर टेम्पलर्स को पता होता कि न्यू होम ने हाल ही में कई उच्च श्रेणी के क्लास एडवांसमेंट हासिल किए हैं, तो वे अपने खतरे के स्तर का पुनर्मूल्यांकन करते, और अपने सदस्यों को इतना अहंकारी नहीं होने देते कि युद्ध एक असफल लूटपाट से शुरू हो जाए, इससे पहले कि सभी अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। पिछले कुछ घंटों में जुटाई गई जानकारी के अनुसार, टेम्पलर्स गिल्ड मास्टर का उस दिन हमला करने का कोई इरादा ही नहीं था। उन्होंने सुबह जल्दी निकलने का फायदा उठाते हुए हमला करने की योजना बनाई थी, ताकि अधिकांश बुजुर्ग जब सो रहे हों तब वे हमला कर सकें।
इससे उन्हें घेराबंदी होने से पहले कबीले के परिसर के अंदर अपनी मोर्चाबंदी करने और आक्रमणकारी पंक्तियों को मजबूत करने के लिए कुछ अतिरिक्त मिनट मिल जाते, बजाय इसके कि लड़ाई को बाहर तक ले जाना पड़े। यह पूरी घटना शुरू से अंत तक असफलताओं की एक लंबी श्रृंखला थी, जिसका अंत उनके कबीले के पूर्ण विनाश और किसी के उनके पूर्वजों के खून में नहाने के साथ हुआ। दाना ने बड़ों को यह नहीं बताया था कि यह रे थी, लेकिन जब वे परिसर की जांच करने गए, तो उन्हें तालाब की गतिविधियों के अवशेष और ऐसा रक्त मिला जिसका सार पूरी तरह से निकाल लिया गया था। तो लगता है हमने समय बर्बाद किया है, और वास्तव में आगे बढ़ने का एक बहुत आसान तरीका था। मेरे पास लगभग 20 स्किल पॉइंट्स हैं, और मैंने अपना स्किल ट्री पूरा कर लिया है। अगर मैं आगे बढ़ पाता हूं, तो मैं एक नए स्किल ट्री की पूरी एक शाखा खरीद पाऊंगा। एल्डर का उत्साह स्पष्ट था, लेकिन डाना को उनकी योजना में एक छोटी सी समस्या नजर आई। सभी बेहतरीन क्लास अपने स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा कीमत वसूलते थे। गोलेम मिस्ट्रेस क्लास 5 पॉइंट्स प्रति स्किल से शुरू होती थी, और ट्री में आगे बढ़ने पर कुछ क्लास 50 पॉइंट्स प्रति स्किल तक लेती थी। अब उसकी कुशलता अद्भुत लग रही थी, और हालांकि वह सटीक रूप से पढ़ नहीं सकती थी। विवरण में इसे एक एपिक ग्रेड कौशल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसके कौशल वृक्ष आइकन के रूप में गोलेम की सेना का चित्र था। यह 50 अंकों के लायक था। लेकिन अगर आप वॉरियर क्लास के मानक या किसी अन्य निचले स्तर की क्लास के आदी थे, जहां प्रत्येक स्किल पॉइंट के लिए एक कौशल अंक की आवश्यकता होती थी, तो यह एक कठोर झटका साबित होने वाला था। क्यों न हम सब रात के खाने के बाद क्लास चेंज ओबेलिस्क चलें? ये दिलचस्प होना चाहिए, और अगर आप में कौशल की थोड़ी कमी है, तो हम रिपॉजिटरी में भी रुक सकते हैं। ड्यूटी पर तैनात बुजुर्ग ने पूरी लड़ाई के दौरान इसकी रक्षा की, और हालांकि सामने के बरामदे में थोड़ी गंदगी थी, इमारत ठीक है। पास में मौजूद कबीले के सदस्यों ने उसकी टिप्पणी पर ठहाके लगाए। कौशल भंडार के मुखिया एक बुरे और शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे देखने में भले ही थोड़े चिड़चिड़े लगते थे, लेकिन आमतौर पर हानिरहित और आलसी थे। पर जब वे जोश में होते थे, तो कबीले में शायद ही कोई उन्हें हरा पाता था, सिवाय खुद कबीले की मुखिया के। मुखिया सुकरात मुस्कुराए। क्यों न हम काल और रैमी को भी बुला लें? मुझे पूरा यकीन है कि वे दोनों मिलकर सबके लिए ऐसा कौशल ढूंढने का रास्ता निकाल लेंगे जिससे उन्हें सचमुच तरक्की मिलेगी। दाना ने उसे आंख मारी, फिर हंस पड़ी जब रैमी प्रकट हुई और रसायन शास्त्र के बड़े शिक्षक की कुर्सी पर चढ़कर उसके सामने अपना सिर बाहर निकाला। विकास के बाद सिकुड़ने के बाद वह जितनी बड़ी हो गई थी, उससे भी बड़ी हो रही थी, लेकिन डाना को संदेह था कि वह जानबूझकर अनऑब्स्ट्रूसिव बेहेमोथ की मदद से खुद को सिकोड़ रही थी ताकि वह और भी प्यारी लग सके। असल में वह लगभग 3 मीटर लंबी थी, और उसकी मोटाई डाना की बांह जितनी ही थी। एक सांप के हिसाब से बड़ा, लेकिन नाक के हिसाब से छोटा। हाँ, हमने हर तरह की नई उन्नत दवाएं इजाद कर ली हैं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई दवा आपको जरूर मदद करेगी। उसने जोर देकर कहा, जहरीले सांप के मुंह से ये बात कुछ कम विश्वसनीय लगती है। तकनीकी रूप से मैं नाग हूं, सांप नहीं। देखा, भुजाएं। मैं अपनी गलती मानता हूं। आपने क्या समाधान निकाला है? क्या उसका परीक्षण हो चुका है? इनमें से अधिकांश का परीक्षण हो चुका है। कुछ बिल्कुल नया है। मैं एल्डर सोक्रेट के साथ मिलकर रूनिक अल्केमी का उपयोग करके गोलियों के नए रूप बनाने पर काम कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास अभी तक नैदानिक परीक्षण करने का समय नहीं मिला है। काल ने कहा कि मुझे खरगोशों या बच्चों पर इनका परीक्षण करने की अनुमति नहीं है, और वे ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो अजीब दवाओं को आजमाने से मना नहीं करेंगे। बुजुर्ग ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और जोर से नाक से आवाज निकाली। मैं तो अपनी बियर पीते पीते लगभग अटक ही गया था। काल तो समझदार आदमी लगता है। बच्चों पर नई दवाओं का परीक्षण नहीं करना चाहिए, और खरगोशों को किसी भी तरह की दर्दनाक या संभावित रूप से हानिकारक चीज के अधीन नहीं करना चाहिए। उन्हें पकड़ना ही इतना मुश्किल है कि उनसे काम करवाना और भी कठिन हो जाता है। रेमी ने इस पर विचार किया। खरगोश उसके गोदाम से सारा सामान लाकर देते थे। वे उसके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उसकी बात में दम था। ठीक है, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो ठीक हैं, है ना? मैं आपको सारी रिसर्च दिखा सकता हूँ। हम उनमें एक प्यारे से अमर चिकित्सक को भी रख सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। गलत? क्यों इतना रोएदार? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसकी सराहना करते दिखते हैं।
आश्चर्यचकित होकर बुजुर्ग ने रैमी से अपनी प्रायोगिक प्रगति बढ़ाने वाली गोलियों में से एक उसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बुजुर्ग ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, उसका विश्लेषण करने की कोशिश की, फिर हार मान ली। सिस्टम मुझे बता रहा है कि यह एक उच्च श्रेणी की शरीर को गढ़ने वाली गोली है। इसका काम क्या है? ये बात सही लगती है। इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक मजबूत शरीर। मुझे लगता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर इसके साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। बुजुर्ग ने कंधे उचकाए और उसे अपने मुंह में डाल लिया, जबकि रैमी और बुजुर्ग सुकरात दोनों ने अपनी अपनी नोटबुक निकाल ली। दाना उत्सुकता से देख रही थी कि कैसे दोनों रसायन शास्त्री अपने अपने क्षेत्र में रम गए और बुजुर्ग के शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में होने वाले हर बदलाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने लगे। कम से कम तब तक, जब तक कि वह दर्द से कराह उठा और उसका शरीर लाल होने लगा। क्या इसे ऐसा ही करना चाहिए? बाकी लोगों में से एक ने पूछा। शायद। इससे उसका शरीर अधिक टिकाऊ बन रहा है, इसलिए कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए। रैमी सहमत हो गई। ऐसा लगता है कि उसे दर्द हो रहा है। आप गलत नहीं हैं, लेकिन ये काम कर रहा है। एक कहावत है कि बिना दर्द के कोई लाभ नहीं, लेकिन ये तो जानबूझकर दर्दनाक अनुभव जैसा लग रहा था। फिर उसकी त्वचा वापस अपने सामान्य हल्के भूरे रंग में आ गई, और एल्डर। उसने एक नैपकिन में खांसा, जिससे काले रंग का एक थक्का निकला, जिसे एल्डर सुकरात ने तुरंत शोध के लिए उससे जब्त कर लिया। ये जानना महत्वपूर्ण था कि कौन सी अशुद्धियां बाहर निकाली गईं, क्योंकि इससे उन्हें गोली में क्या समायोजन करना है ये पता चलता था, ताकि परिणाम को अनुकूलित किया जा सके। प्रणाली क्या कहती है? सुकरात ने पूछा। अधिकतम स्वास्थ्य में 5% की वृद्धि, जो बिल्कुल सही प्रतीत होती है, और 30 मिनट का कमजोरी का प्रभाव। रैमी ने सिर हिलाया और मेज के नीचे एक हीलिंग टोटेम और एक क्लींजिंग टोटेम दोनों को सक्रिय कर दिया। नकारात्मक प्रभाव का असर खत्म हो गया और बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। परिवर्तन अभी भी मौजूद है, और मुझे अपने ऊपर किसी भी प्रकार का जादुई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये स्थायी होना चाहिए। एल्डर सुकरात ने रैमी से हाथ मिलाकर अभिवादन किया, जो अपनी जीत को लेकर बेहद आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। ठीक है, अब हमें पता है कि यह क्या करता है, लेकिन अगर यह उसी नुस्खे पर आधारित है, तो यह सिर्फ एक बार काम करता है। इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा नहीं होगी। मुझे यकीन है कि ज्यादातर योद्धा इसे चाहेंगे, और शायद कुछ जादूगर भी, क्योंकि उन्हें जितना हो सके उतना स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन कबीले के अधिकांश सदस्यों के लिए 5% स्वास्थ्य कोई प्राथमिकता नहीं है, और इसके लिए आवश्यक सामग्री बेहद महंगी है। सुकरात ने समझाया। यह तो बहुत बुरा हुआ। आखिर कितना खर्चा आएगा? एक गोली की कीमत लगभग 15 क्लैन क्रेडिट होगी। बुजुर्गों ने मुंह फुला लिया। वह गोली काफी महंगी थी, भले ही वह एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज थी और उन्हें नियमित रूप से लेने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ सकता हूं कि यह एक विशेष वस्तु होगी। संभवतः मजबूत खिलाड़ियों को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें इससे सबसे अधिक लाभ मिलता है। बाकी खिलाड़ियों के पास इतने क्लैन क्रेडिट से खरीदने के लिए कहीं बेहतर चीजें हैं। वे सभी मेज से उठ गए, और डाना ने काल को भी उनके साथ आने का इशारा किया। अगर इन बुजुर्गों को किसी चीज की जरूरत हो, तो वह उनकी मदद कर सकता है। उसे बस इतना करना था कि वह खुद को विश्व ड्रैगन का अवतार बता दे, और वे लगभग हर बहाने पर यकीन कर लेते। लेकिन एक बार जब वे मौजूदा हालात से थोड़ा और वाकिफ हो जाते, तो उन्हें यकीनन एहसास हो जाता कि काल के पास कई ऐसे हुनर थे जो अमरों की तरक्की में मदद करने के लिए एकदम सही थे। आखिरकार, बाकी कई बुजुर्गों को तो पहले से ही पता था। काल ने कारा को फोन किया, जिससे लोगों को अपनी क्लास बदलते हुए देखने का कोई मौका नहीं छूटता था। क्लास चेंज मेनू में रहते हुए उनके चेहरे के हाव भाव हमेशा मनोरंजक होते थे। अन्य लोग रैमी से नई गोली का परीक्षण नमूना लेने के लिए उत्सुक नहीं दिखे, हालांकि यह निश्चित रूप से कम एक या दो और दौर के परीक्षण की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वे निश्चित रूप से कह सके कि यह वितरण के लिए सुरक्षित है और इसे कीमिया हॉल में उपलब्ध नुस्खा सूची में शामिल किया जा सकता है। पुराने मंदिर में पहुंचते ही काल आगे आ गया। ठीक है, हमारे पास सभी योद्धा वर्ग हैं, मुझे लगता है। ये सभी रंग अलग अलग तरह के योद्धाओं से मेल खाते हैं, हालांकि आप सभी एक उन्नत श्रेणी के हैं।
जब तक आपके पास कम से कम एक ऐसा कौशल है जो आपके कौशल वृक्ष में मौजूद कौशल से बेहतर है, तब तक आप एक ऐसी नई श्रेणी को जागृत कर सकते हैं जो हर तरह से आपकी वर्तमान श्रेणी से बेहतर होगी। क्लास चेंज ओबेलिस्क को वर्ल्ड ड्रैगन द्वारा निर्मित सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इस दुनिया में अंतर्निहित सिस्टम भी शामिल है। लेकिन ये हंसते हुए भगवान की प्रणालियों पर भी अप्रत्याशित तरीकों से काम करता है। बुजुर्गों ने सिर हिलाया। इन प्रणालियों को बनाने वालों को देखते हुए सब कुछ कम से कम थोड़ा बहुत तो अनियमित ही था। जब तक यह आपकी इच्छा से थोड़ा बहुत भी संबंधित था, तब तक ठीक था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन इतना आश्वस्त है कि उसके पास सिस्टम से एक उत्कृष्ट नई कक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता है? काल ने बोलना जारी रखा। बुजुर्ग हंस पड़े। जाहिर सी बात है, जवाब था वे सभी। वे एकांत में चले गए थे क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही बात बची थी, पूरी तरह से खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। रैमी की प्रायोगिक गोली लेने वाला बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और काल ने ओबेलिस्क की ओर इशारा किया। बस अपना हाथ उस पर रख दो और उसे थोड़ी सी शक्ति दो ताकि उसे पता चले कि तुम गंभीर हो। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ चबूतरे पर रखा, जो सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी, उसकी आंखें खाली हो गईं, और उसका चेहरा लटक गया, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए अचंभित होकर मुंह खुला रखकर खड़ा रहा, मानो विस्मय में हो, फिर उसका भाव भ्रम में बदल गया, और फिर गहन एकाग्रता में। सबसे मजेदार हिस्सा तो यही होता है, उन्हें सबसे अच्छी कक्षा चुनने की कोशिश करते देखना। कारा ने बाकी लोगों को बताया। मैं समझ सकता हूं कि आपको यह मनोरंजक क्यों लगेगा। मैंने इस हिस्से के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा यही माना था कि यह आपको एक अलग जगह पर ले जाएगा जहां आप इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रहेंगे, उनमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया। असली वाले शायद ऐसा करते हो, लेकिन इसे काल ने बनाया है, जो विश्व ड्रैगन का केवल एक अमर रैंक का अवतार है, न कि कोई लीजेंड या डेमीगॉड। कुछ कार्य हो सकता है कि यह उपलब्ध न हो। एल्डर ने उस बात को बिना सोचे समझे मान लिया, लेकिन एल्डर सोक्रेट अच्छी तरह जानते थे कि काल ने कुछ ऐसा जोड़ा होगा जिससे उन्हें किसी अलग स्थान पर ले जाया जा सके, या यहां तक कि ओबेलिस्क को भी एक ऐसे स्थान पर रखे जहां बैठने की क्षमता सीमित हो। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ऐसा नहीं किया था। शायद इसलिए भी क्योंकि उसे कबीले के अन्य सदस्यों को अपने लिए एक नया वर्ग चुनते समय उनकी उत्तेजना को देखना अच्छा लगता था। जैसे ही पहले बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली, दूसरा बुजुर्ग तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, वह एक अदृश्य बाधा से टकरा गया। ये क्या? ओह, ठीक है, ये एक अलग जगह है, और हम इसके अंदर देख सकते हैं, उसे एहसास हुआ। अन्य बुजुर्गों ने कुछ देर उस जगह का जायजा लिया और फिर कंधे उचका दिए। ये सचमुच पारदर्शी था। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। पहले बुजुर्ग व्यक्ति ने असमंजस भरे भावों के साथ उनकी ओर कदम बढ़ाया। सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जब तुम अपनी उन्नति कर रहे थे, तब हम अलग जगह में देख सकते थे, और बाकी बड़े बुजुर्ग तुम्हारे हाव भाव देखकर हंस रहे थे। कारा ने उसे हंसमुख होकर बताया। योद्धा ने बेजे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, और क्या ये सब तुम्हारा ही विचार था? मेरा मतलब है, वास्तव में नहीं। मैं दोनों ही पहलुओं को समझ सकता हूं, इसलिए मुझे बस देखना अच्छा लगता है। इस पर शायद कुछ अध्ययन करने की जरूरत है, एल्डर सोक्रेट ने उसे बताया। कारा हंस पड़ी। यह अराजकता से संबंधित प्रणाली है, और मैं तो बस एक बेजब बेदज़क हूं। भला यह मुझे मजेदार चीजें करने से क्यों रोकेगी? मुझे इस बात से नफरत है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। योद्धा ने उसे आंख मारी। मेरा सिस्टम हंसते हुए भगवान पर केंद्रित है। उसी ने मेरी दुनिया में सिस्टम बनाया था। कुछ हजार वर्षों के बाद आप सिस्टम से हर समय मजाक किए जाने की उम्मीद करने लगते हैं। यह तो मजेदार लग रहा है। शरारत करने के लिए हमेशा नए नए मौके होते हैं। योद्धा ने कारा पर हंसते हुए कहा, मुझे पूरा शक है कि उसने ही तुम्हारी प्रजाति बनाई है, किसी और प्रजाति से संकरण करके, क्योंकि कोई भी प्रजाति उसके हास्यबोध से इतनी मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, और वह तो मानव देवमंडल से आया हुआ माना जाता है। कहां से आए हो? डाना ने पूछा। किंवदंती के अनुसार उसने मानव देवताओं की महारानी को रिझाने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि वह इसमें सफल भी रहा। फिर या तो उसने महारानी को गर्भवती करने के बाद उससे संपर्क तोड़ दिया, या उसके पति ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे कहानी पूछते हैं, लेकिन ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह मूल रूप से मानव देवताओं में से एक था। कारा के हाव भाव देखकर बड़े बुजुर्ग हंस पड़े। अगर हंसते हुए देवता ने कैस बैजर वंश की रचना न की होती, तो उनका उनसे सबसे अच्छा मित्र बनना तय था। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दो इतने अराजक प्राणी तुरंत एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे ये देखने के लिए कि किसके विचार बेहतर हैं, और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की शरारतों का निशाना बन जाएंगे। अगले एल्डर ने पत्थर को छुआ और आधे सेकंड के लिए गायब हो गए, इससे पहले कि ओपल ने अंतरिक्ष के अंदर का एक प्रक्षेपण बनाया ताकि वे देखना जारी रख सकें। ये कैसे काम करता है? क्या मेरे अलावा हर कोई अंदर देख सकता है? एक बुजुर्ग ने पूछा। दाना ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि केवल कारा और काल ही हर समय एक दूसरे के भीतर देख सकते हैं। लेकिन अगर कारा एक दूसरे के भीतर देख सकती है, तो ओपल उसके विचारों को भी जान सकती है। अन्य बुजुर्गों में से एक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं भी अंदर देख सकता हूं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस जगह का प्रवेश द्वार बंद नहीं है। अंदर झांकने की कोशिश करना ही मुश्किल होगा। अंदर देखना तो आसान है। अच्छा, कम से कम सिर्फ मैं ही नहीं हूं। एल्डर ने डाना को एकजुटता भरी नजरों से देखा, जिसे देखकर कारा हंस पड़ी। डाना का काल के साथ आध्यात्मिक बंधन है। वह मेरे विचार भी देख सकती है, बस वह मुझे ब्लॉक कर देती है ताकि मैं उस पर शरारत न करूं। अगर वह मेरे मन की बात जानना चाहे तो जान सकती है। धत्तेरे की, मैं अब जा रहा हूं, इससे पहले कि तुम लोग हमारे हाव भाव देखकर हंसने के इतने आदी हो जाओ। दूसरा योद्धा गर्व भरे भाव से बाहर आया और फिर उसने अपनी पीठ से सफेद पंख फैला दिए। अब बात बनी। मुझे एवेंजर क्लास मिल गई है, जो पैलाडिन क्लास का उन्नत संस्करण है। हालांकि इसने मेरे पंखों के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें कर दी। कारा उसकी पीठ पर चढ़ गई, उसका कंधा पकड़कर उसके नितंबों पर खड़ी हो गई, ताकि वह पंखों की जांच कर सके। नहीं, ये ठीक से काम करते हुए प्रतीत होते हैं। मुझे पंखों में कोई अजीब जोड़, मांसपेशियां या कोई अनूठी विशेषता नहीं दिखती, सिवाय पवित्र जादू के। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं गौरय जैसी एक जीव जंतु प्रजाति का प्राणी हूं। वैसे तो मैं आमतौर पर अपने पंखों को छिपाने के लिए रूप बदल लेता हूं, लेकिन मेरे पंख कभी चमकीले सफेद नहीं थे। ये पक्षी के पंखों से ज्यादा सेराफिम के पंखों जैसे दिखते हैं। बुजुर्ग सुकरात ने गुनगुनाया, और उस व्यक्ति ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। ये शोर किस लिए है? खैर, अगर ये सेराफिम के पंख हैं, तो ये काफी कीमती हैं। इन पंखों का इस्तेमाल कई तरह के उपचार और लाभकारी रसायन विद्या में किया जाता है। तुम अपनी जादूगरी के लिए मेरे पंख नहीं तोड़ सकते। रैमी खिलखिला उठी, और कारा के कुछ करने से पहले ही उस आदमी ने एक पवित्र प्रकाश अवरोध खड़ा कर दिया। यह उसके लिए है। सुकरात ने नाक कुलमाता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वे हमारी चाल समझ गए हैं। हमें उसके पंख झड़ने तक इंतजार करना होगा और फिर उसके कमरे साफ करने वाले खरगोशों को रिश्वत देकर गिरे हुए पंख मंगवाने होंगे। वे उतने शक्तिशाली तो नहीं हैं, लेकिन उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि वे सचमुच सेराफिम के पंख हैं या सिर्फ सफेद गौरैया के पंख। रेमी ने सिर हिलाया। ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें पूरा भरोसा होता कि वे अभी भी सामान्य पंख हैं, तो एल्डर खुद एक पंख तोड़ लेते। लेकिन उन्होंने सेराफिम से संबंधित कई कौशल हासिल कर लिए थे, और इस बदलाव के साथ उन्हें चिंता थी कि कहीं वे सामान्य न रह जाएं, और फिर उन्हें कीमियागर एल्डर से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। अगला नंबर एक शमन का था, जिससे रैमी और भी उत्साहित हो गई। उन्नत शमन हमेशा से ही एक बेहतरीन वर्ग रहे हैं। चाहे वे कोई भी रास्ता चुने, शमन से निकलने वाला कोई भी रास्ता बेकार नहीं होता। इसलिए, हालांकि उसमें या इंटरफेस में उसके क्लास कलर में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसकी प्रसन्न अभिव्यक्ति ने रैमी को यह बता दिया कि वह कुछ जानने लायक चीज को अनलॉक करने में कामयाब रहा है। उसे बाद में जाकर जांच करनी होगी। इनमें से किसी भी जीव की कोई वास्तविक श्रेणी नहीं थी, केवल कुछ विशेष प्रकार के कौशलों के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। और जादू। लेकिन अगर रेमी को यह वरदान मिलता, तो वह निश्चित रूप से एक शमन बनती। बचपन में तो उसके नाम में भी यही शामिल था। ठीक है, बताओ, तुम्हें कौन कौन से नए मंत्र मिले? जिज्ञासु शमनों को जानना जरूरी है। जानने के एक के बाद एक बुजुर्ग लोग क्लास चेंज ओबेलिस्क की ओर बढ़े, और सभी एक समान उत्साहित भावों के साथ बाहर निकले, और उनके पास सीखने के लिए क्लास स्किल्स का एक नया सेट था।
जहां तक काल को पता था, उनमें से किसी को भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जो सचमुच विचित्र हो। अगर उन्होंने ऐसा किया भी था, तो वे अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा काम कर रहे थे ताकि वे दूसरों की तुलना में अधिक उत्साहित न दिखें। इससे कारा का काफी मजा किरकिरा हो गया, लेकिन कबीले के बुजुर्गों के पास अब कल की तुलना में थोड़ी अधिक मारक क्षमता थी, और अगर कोई टेम्पलर्स की विफलता को संभालने की कोशिश करता तो वे पीछे नहीं हटते। कभी कभी ऐसे सहयोगी जो समय की कमी या बाहरी कारकों के कारण युद्ध के दौरान आगे आने के इच्छुक या सक्षम नहीं थे, वे भी मन में द्वेष रखते थे। विशेषकर तब जब आपने किसी कबीले को एकीकृत करने के बजाय उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो। ऐसा नहीं था कि एकीकरण की कोई खास संभावना थी। उन्होंने वह अवसर तब खो दिया जब उन्होंने हर्जाना देने से इनकार कर दिया और हर्जाना मांगने आए बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। खैर, ऐसा लगता है कि हम कुछ समय के लिए एकांत में वापस नहीं जा पाएंगे। आवासीय क्षेत्रों में इतना नुकसान हुआ है कि हमें इसमें सालों लग जाएंगे। शमन ने रेमी की जानकारी हासिल करने की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा। ओह, तो क्या आप एक शिल्पकार भी हैं? डाना ने पूछा। नहीं, लेकिन कुल के कनिष्ठ सदस्यों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना वरिष्ठ की भूमिका का हिस्सा है। हम दूसरों के साथ बारी बारी से एकांतवास में रहकर काम चला सकते थे, लेकिन अब हमें भंडार को फिर से बनाना होगा ताकि हर कोई खोए हुए संसाधनों की भरपाई कर सके। क्लैन क्रेडिट सिस्टम का कोई खास महत्व नहीं है अगर उनके पास क्रेडिट को बदलने के लिए कुछ भी न हो। उसकी बात में दम था। क्षतिग्रस्त साजो सामान, टूटे हथियार, खोई हुई छोटी मोटी चीजें और सामान के साथ उन्हें हर चीज की जरूरत थी। और फिर उन्हें अपनी विकास दर बनाए रखने के लिए भी हर चीज की जरूरत होगी, जिसका मतलब था कि अच्छी चीजें खत्म होने से पहले हर कोई क्रेडिट में लेन देन करने की जल्दी में होगा। इस तरह से कबीले के गोदाम का भंडार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। क्या हम आपकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? मुझे पता है कि हम एल्डर्स नहीं हैं और अभी अभी शून्य चरण की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमें संसाधनों को जुटाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। डाना ने कहा। वैसे हम आमतौर पर अकेले कहीं नहीं जाते, हम युवा सदस्यों के एक समूह के साथ कालकोठरी और गुप्त क्षेत्रों में जाते हैं। अगर आप किसी समूह में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। काल ने डाना की ओर मुस्कुराया, जिस पर डाना हंस पड़ी, जबकि बुजुर्गों ने उन दोनों को एक साथ भ्रमित भाव से देखा। मुझे चुनौतियों के लिए एक बोनस मिलता है और इसकी वजह से कुछ मामलों में गड़बड़ी हो जाती है। वे मुझे अकेले ही, बाकी सभी से बिल्कुल अलग एक कालकोठरी में जाने देते हैं, और मैं वहां मनमानी कर सकता हूं। लेकिन यह मेरे जानवरों को मेरे ही हिस्से के रूप में गिनता है, एक अकेले प्रतियोगी के तौर पर। काल ने समझाया। अरे, ये तो सरासर अन्याय है। अगर इससे आपको जानवरों को ले जाने की अनुमति मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि एक पूरी टीम एक ऐसे कालकोठरी में है जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बनाई गई है। नहीं, इससे कालकोठरी में कोई बदलाव नहीं होता, बस मुझे इसे अकेले खेलने की सुविधा मिलती है। तो, लूट में कोई कमी नहीं, लूट का बंटवारा नहीं, और आपको बस अकेले ही एक कालकोठरी को पार करना है। अगर आप हम सब के लिए किसी आसान कालकोठरी में ये गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, तो हम खूब पैसा कमा सकते हैं। शमन को एहसास हुआ। ये सच है। हालांकि मुझे जो बताया गया है, उसके अनुसार यहाँ के कई कालकोठरी प्रवेश करने वाले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के आधार पर समायोजित होते हैं। हमने भी इसका अनुभव किया है, क्योंकि मेरा शरीर असाधारण स्तर का है। कुल मिलाकर अमरलोक में कालकोठरियों और परीक्षणों के साथ मेरा अनुभव सीमित है, लेकिन ये सार्वभौमिक रूप से असामान्य है। मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विश्व ड्रैगन के अवतार को सामान्य और अपेक्षित तरीके से कुछ भी करने में समस्या हो रही है। काल ने शमन के चेहरे के भाव देखकर हंस दिया। ठीक है, अगर हम वॉर्ड इमॉर्टल पर एक समूह बनाने के लिए पर्याप्त सदस्य जुटा लेते हैं, तो एसेंडेड पर जाने के लिए आप में से पर्याप्त लोग होने चाहिए, क्योंकि यह आमतौर पर कठिनाई स्तर को रैंक के मध्य में सेट करता है। सवाल सिर्फ यह है कि कौन जाने को तैयार है, और हमें ऐसा कोई स्थान कहाँ मिलेगा जो खुला और उपलब्ध हो। आप इसे हम पर छोड़ दीजिए। हमें कई ऐसी जगहों के बारे में पता है जहां हम प्रवेश कर सकते हैं। स्थानीय लोग शायद हंगामा करें, लेकिन चूंकि हम पर अभी अभी हमला हुआ है, इसलिए वे समझेंगे कि हमें मदद की जरूरत है और संसाधनों के लिए हमारे साथ थोड़ा और आगे बढ़ने को तैयार होंगे। काल ने आह भरी। अगर वह दुकान, जिसमें हम कुछ दिन पहले गए थे, थोड़ी देर और खुली रहती, तो बहुत अच्छा होता।
लेकिन नहीं, वो तो बस थोड़े समय के लिए ही खुली रहती है। कुछ मिनटों तक बुजुर्ग चुप रहे, फिर एवेंजर ने सीटी बजाई जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। मुझे एक जगह मिल गई है। टेल के ठीक बाहर एक उपयुक्त कालकोठरी है। अधिकतम 5 लोग, कठिनाई का स्तर कम है। आमतौर पर वहां मिलने वाला सामान एसेंडेड इमोर्टल्स के लिए बेकार माना जाता है, लेकिन जूनियर खिलाड़ियों को सामान बेचने के लिए यह एक अच्छी जगह है। काल, तुम्हारी टीम कैसी है? क्या वे एक कम स्तर के असेंडेड डंजन को पार कर सकते हैं? यह मिड वॉइड इमोर्टल डंजन की तुलना में 2 या 3 गुना ज्यादा डैमेज और ड्यूरेबिलिटी वाला होगा। काल ने सिर हिलाया। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कुछ और लोग मिल जाएं, तो हम 2 पूरे ग्रुप बना सकते हैं। या फिर हम एक छोटे ग्रुप के रूप में भी जा सकते हैं। बुजुर्गों ने विकल्पों पर विचार किया, फिर एवेंजर ने 2 अन्य विकल्पों की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें और डाना को, साथ ही शमन और सुकरात को ले जाऊंगा। वह सबसे अच्छा योद्धा तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे कौशल हैं जो लूटपाट में मदद करते हैं। 5 लोगों की दौड़ के लिए ये काफी होगा, और जब हम आकर लाइन तोड़ेंगे तो एक टीम उन्हें कम नाराज करेगी। कारा को ये देखकर हंसी आ गई कि वह कितनी सहजता से मान रहा था कि वे आगे जाकर लाइन तोड़ देंगे। ये लड़का देखने में भले ही थोड़ा सख्त मिजाज लगे, लेकिन उसके अपने प्राथमिकता क्रम में उन्हें लूट की जरूरत थी। सभी बुजुर्गों ने सुकरात की ओर रुख किया, जिन्होंने आह भरी और उनके लिए एक पोर्टल खोल दिया। उसने इस काम के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे किसी भी हालत में जाना ही पड़ेगा और एक वरिष्ठ पदस्थ एल्डर के कर्तव्यों का पालन करना होगा, जबकि कोई और उस दिन के लिए कीमिया गोदाम की देखभाल करेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन वैसे तो यह एक बहुत ही बुरा विचार है, और हमारे पहुंचने पर पूरी तरह से अराजकता मच जाएगी। जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, सुकरात को उन पर पछतावा हुआ। मानो उन्हें जोर से बोलने से यह महज संभावना नहीं, बल्कि निश्चितता बन गई थी। और उन्होंने पहले ही द्वार खोल रखा था। टेल का तहखाना एक जीवंत जगह थी, जो हमेशा खुली रहती थी, लेकिन इसकी रखवाली टेलहेउस्टो कबीले द्वारा की जाती थी, जो अन्य संप्रदायों और कुलों के पूर्व बुजुर्गों का एक समूह था, जो पैसा कमाने और तहखाने की रक्षा करने के लिए एक साथ आए थे। अन्य कई लोगों की तरह उन्हें भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समूहों के लिए चुनौतियां खड़ी करना या उनकी कमाई का एक हिस्सा लेना पसंद था। और शुरुआती दौर के 2 वॉर्ड इमोर्टल्स के साथ, सुकरात को पूरी उम्मीद थी कि उनके समूह को कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो किसी ने भी उनसे नजरें नहीं मिलाईं, और भीड़ ने उन्हें सीधे कालकोठरी में जाने के लिए रास्ता दे दिया। इस जगह में प्रवेश करने पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, और यहां तक कि तेलहेउस्तो कबीले के सदस्यों ने भी उन्हें केवल विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। दोनों समूहों के बीच कोई खास कामकाजी संबंध नहीं थे, हालांकि कुछ लोग न्यू होम मर्चेंट लैंड से खरीदारी करने आते थे। वे भी युद्ध से दूर रहे थे, उन्होंने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया था। शायद वे भौगोलिक स्थिति के कारण नए घर के इतने करीब होने के बावजूद बाहरी होने से शर्मिंदा थे। नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। कोंडिम कमांडर्स और हाइपीरियन सैक्ट दोनों ही उनसे कहीं ज्यादा नए घर के करीब थे। फिर उसने फुसफुसाहट सुनी। क्या तुमने हाइपीरियन संप्रदाय के बारे में सुना? कोई भी जीवित नहीं बचा। उन्होंने तो उन लोगों का भी पीछा किया जो सुरक्षा के लिए टेम्पलर्स के पास भाग गए थे। उन्होंने खरगोशों को भी नहीं बख्शा। मैंने सुना है कि उन्होंने खरगोशों को अपने पास रख लिया है। वे अभी आए और उन्हें वापस न्यू होम ले जाने के लिए अपने अनुबंध का दावा किया। क्या आप वहां नहीं गए हैं? न्यू होम में हर जगह खरगोश ही खरगोश है। फिर भी, इस तरह से किसी कबीले का सफाया कौन करता है? मैंने सुना है कि टेम्पलर्स ने भंग होने से इनकार कर दिया, और जब वे अपना 5वां हिस्सा लेने आए तो उन्होंने उनका मुकाबला किया। इसीलिए टेम्पलर परिसर पूरी तरह नष्ट हो गया। मैंने इसे स्वयं देखा। जब लड़ाई शुरू हुई तो मैं शहर में ही था। कबीले का सरदार आया और उसने अपना बकाया मांगा, और टेम्पलर्स और उनके सहयोगियों ने उस पर हमला कर दिया। फिर उसने अतिरिक्त सहायता बुलाई, जिसमें सर्वोच्च रैंक की एक किशोरी एल्फ और 0 अमर प्राणियों की जोड़ी शामिल थी। मुझे नहीं लगता कि वे सचमुच वॉर्ड इमोर्टल्स हैं, वे निश्चित रूप से एल्डर्स हैं जो अपनी आभा को दबा रहे हैं। वे परिसर में ऐसे घुस गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ऑक्शन मार्ट की ऊपरी मंजिल से देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मरे हुओं का प्रलय आ गया हो।
वे दोनों वहां पहुंचे और फिर हर जगह मरे हुए लोग ही दिखाई देने लगे। लेकिन उन्होंने मरे हुओं को नहीं बुलाया। उन्होंने गिरे हुए टेम्पलर्स को ब्लड गोलेम्स में बदल दिया और उनका इस्तेमाल अपने ही कबीले को खत्म करने के लिए किया। यह बेहद क्रूर था। अपने ही दायरे में रे हंसी। उसने शहर के अन्य हिस्सों में मौजूद लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर वे लड़ नहीं रहे थे तो उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन ये जानकर कि वे उसके काम की इतनी सराहना करते हैं, उसे बेहद संतोष मिला। डाना ने उनकी लड़ाई के बारे में फैल रही अफवाहों को सुनकर आह भरी। अब उसे समझ में आया कि कोई भी उनके रास्ते में क्यों नहीं आना चाहता था। वे कतार में सबसे आगे पहुंच गए, और जब कार्ल एवेंजर के साथ सबसे आगे खड़ा होने के लिए बढ़ा तो डाना ने भौहें चढ़ाईं। पोर्टल के पास दो सिद्ध अमर रक्षक खड़े थे, और वे बाकी लोगों की तरह भयभीत नहीं दिख रहे थे। बुजुर्ग गार्ड ने उनका अभिवादन किया। ज्येष्ठ। फिर कार्ल ने अपने सामान में से एक टाइटैनिक शक्ति की अंगूठी निकाली और उसे गार्ड की ओर फेंक दिया। हमें एक चक्कर लगाना होगा। इससे फीस निकल जाएगी, है ना? टाइटैनिक शक्ति की अंगूठी असाधारण श्रेणी अमर रैंक 1/50 वृद्धि। आधार शक्ति में 400% की वृद्धि से 500 अंक की अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। गेट गार्ड ने सामान का निरीक्षण करते हुए मुस्कुराया। जी हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। टेल कालकोठरी की अपनी यात्रा का आनंद ले। हाँ, कालकोठरी से दुर्लभ या महाकाव्य जैसी वस्तुएं मिलने की अच्छी संभावना थी, और वे वस्तुएं काल द्वारा कबीले में आने के तुरंत बाद बनाई गई अंगूठियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो योद्धा या हाथापाई पर केंद्रित वर्ग की आवश्यकताओं के लिए इतनी सटीक रूप से उपयुक्त हो। काल कालकोठरी में आगे आगे चलने लगा, और जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एल्डर सोक्रेट हंसने लगे। महाराज, आपने रिश्वत देने की कला में महारत हासिल कर ली है। ये अंगूठियां दूसरे कुलों को देने के लिए इतनी उपयुक्त हैं कि उन्हें कुछ और देना तो मानो एक मजाक ही है। काल मुस्कुराया। और इनमें मेरा समय के अलावा कुछ भी खर्च नहीं होता। और भी बढ़िया। कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद अब वे जानवर बाहर आ गए, और रे ने अपना मूल मानव रूप वापस धारण कर लिया। ये जगह मजेदार लग रही है। हमारे पास खेलने के लिए जंगली जीव जंतु है। हमें मिन को भी साथ लाना चाहिए था। बुजुर्ग हंस पड़े, और एवेंजर ने अपना सिर हिलाया। अगर आप हरे ड्रैगन को जिंदा रखना चाहते हैं तो आप उसे यहां नहीं ला सकते। वे हर चीज को सहलाने की कोशिश करते हैं, और कालकोठरी में तो अगर दोस्त नहीं तो दोस्त के आकार का भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। कालकोठरी के जादू से सारे जानवर हिंसक हो जाते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि रेंजरों के लिए एक दुर्लभ पालतू जानवर मिलता है जो जंगली नहीं होता। अगर हमें वह मिल जाए तो कोशिश करें कि बाहर निकलने तक उसे जिंदा रखें। जैसे ही वह हमें देख ले, बाकी सब उस पर हमला करेंगे। इसी से आपको पता चलता है कि ये दुर्लभ जीव है। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का जीव है। मुझे नहीं पता कि यह हमेशा एक जैसा ही रहता है या कालकोठरी से निकला कोई यादृच्छिक शक्तिशाली जादुई जीव है। हालांकि मुझे इतना पता है कि रेंजर इसका उपयोग एक विशेष वर्ग को अनलॉक करने और एक साथी को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। अतिरिक्त पालतू जानवर। काल को ये काफी हद तक बीस्ट मास्टर क्लास को सक्रिय करने वाले कारक जैसा लगा। ऐसे में हमें किसी न किसी तरह का रेंजर लाना चाहिए था। यह मेरी पुरानी क्लास की तरह लगता है, जो अपने स्तर पर या उससे नीचे के कई जादुई जीवों को आपस में जोड़ सकती थी। ये बेसिक रेंजर क्लास प्रोग्रेशन में एक बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन अगर हम इसे जिंदा रख सकें और घर लौटने के बाद इसे किसी के साथ जोड़ सकें, तो हम यहां से पहले से कहीं बेहतर स्थिति में निकल सकते हैं। कबीले के किसी सदस्य के लिए एक नया एपिक क्लास हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी, काल ने समझाया। एल्डर सोक्रेट ने सिर हिलाया। बिल्कुल, किसी के पास कई जादुई जानवर हों और उनसे मिलने वाले बोनस हों तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह की क्लास लेना निश्चित रूप से एल्डर बनने का एक तेज रास्ता है। अब इस कालकोठरी को पार करने के लिए कई रास्ते हैं। अगर हम बाईं ओर जाते हैं तो हमारा सामना सुअरों और सुअर मानव योद्धाओं से होगा। अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो वे सबसे आखिर में होंगे और हमारा सामना सांपों और भालुओं से होगा। काल ने सिर हिलाया। कालकोठरी के उस पार क्या है? कोबोल्ड, हिलहाउंड और वुल्वरिन। काल ने सिर हिलाया। ठीक है, तो भालू वाला हिस्सा ही एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां कोई जानवर या दो पैरों वाले राक्षस नहीं है।
मेरा सुझाव है कि हम इसे सबसे आखिर में करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं हमें कोई ऐसा जानवर मिल सकता है जो बेकाबू हो जाए। शायद बॉस के पास ही। सुकरात ने सिर हिलाया। और अगर हम उस हिस्से को सबसे आखिर में करें, तो शायद वह हमें कालकोठरी के बिल्कुल अंत में मिल जाएगा। ये बात समझ में आती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ओह, ये तो बहुत सारा खाना होने वाला है। मकड़ी के रूप में वापस बदलने से ठीक पहले रे हंस पड़ी। इसका क्या मतलब है? उनकी टीम की सफेद पंखों वाली एवेंजर क्लास सदस्य एल्डर एलिक्स ने पूछा। हम राक्षसी जीवों के शवों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें भोजन के लिए रखते हैं। अगर आप उन्हें भंडारण में रखते हैं, तो कालकोठरी से बाहर निकलने पर वे गायब नहीं होते। इसलिए यह एक सुअर फार्म रखने जैसा ही है। बाज ने तेज आवाज निकाली और फिर दूर आसमान में उड़ गया। उन्हें सुअर का मांस बहुत पसंद था। ठीक है, अगर आपके पास इसके लिए पर्याप्त सिस्टम स्टोरेज है, तो ठीक है। मैं 2 टन के सुअर जैसी किसी चीज को स्टोरेज स्लॉट में स्टोर नहीं कर सकता, और आप शवों को स्टोरेज रिंग में नहीं रख सकते। ये सिस्टम उन्हें उस तरह से वास्तविक वस्तुओं के रूप में नहीं गिनता है। काल ने कंधे उचका दिए। उन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। हॉक ने बाकी लोगों के दौड़ने का इंतजार नहीं किया और जैसे ही उसने हमला किया, आसमान से गहरे नीले रंग की आग की एक लकीर नीचे आए और भुने हुए सुअर की गंध पूरे इलाके में फैल गई। लगता है अब हमें समय आ गया है। कृपया अपने गोलेम बुला लें। एल्डर एलिक्स ने आह भरी। डाना हंसते हुए अपने गोलेम को बुलाने लगी, और रे हॉक द्वारा परेशान किए जा रहे बोर्ड को ढूंढने के लिए पेड़ों के बीच गायब हो गई। जिंदा जलते हुए उसकी चीखें हर किसी को सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसके हमले तेज गति से चलने वाले फीनिक्स के सामने बेअसर साबित हो रहे थे। वह उस पर हवा के ब्लेड फेंक रहा था, लेकिन हॉक को उन्हें चकमा देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके विपरीत, जंगली सुअर आने वाली लेप्टो के सामने लगभग एक स्थिर लक्ष्य की तरह था। ओथब्रेका खिलखिलाकर हंस पड़ा जब काल ने उसे एक एपिक गोलेम के रूप में बुलाया और उसने देखा कि कालकोठरी में क्या हो रहा था। ओह, अब हम किसान बन गए। यह तो मजेदार लग रहा है। फिर वह भी दूर चला गया, और एल्डर एलिक्स ने आह भरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समूह युद्ध की रणनीति आपकी खासियत नहीं है? डाना खिलखिलाकर हंस पड़ी और काल की तरफ जीभ निकाल दी। नहीं, वह आमतौर पर अपने साथियों को काबू में रखने में बहुत ही लापरवाह है। लेकिन वे अपना काम ठीक से कर रहे हैं। एपिक गोलेम सुअरों के एक समूह को इकट्ठा करने और उन्हें हमारे पास लाने गए हैं ताकि हम पेड़ों के बजाय खुले मैदान में उनसे लड़ सकें। वे काफी बुद्धिमान हैं, और उन्हें ये जानने के लिए सीधे आदेशों की आवश्यकता नहीं होती कि क्या करने की आवश्यकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जंगली सुअरों का एक झुंड पेड़ों से निकलकर उस पर टूट पड़ा, और उसके गोलेम उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। अपनी ऑटो पैरी क्षमता के साथ, ओथब्रेकर लगभग एक शक्तिशाली टैंक बन गई थी। उसकी तलवारों से कुछ भी पार नहीं हो सकता था, और अगर कोई उसे मार नहीं सकता था तो उसे भी कोई नुकसान नहीं होता था। अन्य गोलेमों और फिर काल के स्पेक्ट्रल नाइट्स के साथ मिलकर, उनका पूरा समूह दूसरी पंक्ति से हमला कर सकता था, और उन्हें कोई वास्तविक खतरा नहीं था। कालकोठरी बनाने का यही तरीका है। सुकरात हंसते हुए सुअरों पर पत्थर की गोलियां दागने के लिए एक कौशल का इस्तेमाल करने लगा। सहमत हूं। एल्डर एलिक्स हंसे और उन्होंने सर्कल ऑफ लाइट को सक्रिय करते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र को जंगली सुअरों के लिए एक खतरनाक क्षेत्र में बदल दिया। थोर ने अपना रूप बदल लिया और खुद को गोल्डन ड्रैगन नेशन की एक ट्रेन के डिब्बे के आकार तक सिकोड़ लिया। इतना छोटा कि वह लड़ सके, और इतना बड़ा कि वह युद्ध के एक हिस्से की रक्षा कर सके, क्योंकि रे और हॉक और अधिक जंगली सुअरों को अपनी ओर खींच रहे थे। मकड़ी ने अपने सभी मरे हुओं को, जिनमें स्पेक्ट्रल नाइट्स और लिच लॉर्ड्स का एक समूह शामिल था, युद्ध में रुकने के लिए बुलाया और फिर गायब हो गई। सुअरों को पीछे छोड़ते हुए वह अपने मकड़ी के गोलमों के साथ और अधिक की तलाश में चली गई। क्या हम पूरी लड़ाई यही लड़ेंगे? उनके शमन, एल्डर कुशाल ने पूछा। अगर रेमी के उपचार टोटेम की क्षमता के बावजूद उन्हें नुकसान हो रहा था, तो उन्हें उपचारक होना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर वह बस बिजली बुलाते हुए इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि हम पहले बॉस तक ही पहुंचे हैं। हॉक का कहना है कि यहाँ 3 बॉस हैं। एक सुअर, एक नरक का शिकारी कुत्ता सेरबेरिस और एक विशालकाय भालू। हम हर सेक्शन के बीच में आते जाते रहेंगे क्योंकि राक्षसों को बहुत दूर खींचना मुश्किल होता है। लेकिन हर चीज को एक ही क्षेत्र में केंद्रित करना आसान है। रेमी ने उत्सुकता से सिर हिलाया।
मैं बस एपोकेलिप्स का इस्तेमाल कर सकता हूं और जोन में सब कुछ सीधे हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये हॉक और रे इसे करो। एल्डर एलिक्स ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर उस पागल छोटी नागिन को यह नहीं लगता कि इससे कालकोठरी के 1/3 हिस्से को ढकने लायक बड़ा क्षेत्र जादू हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से ऐसा जादू कर देगी। दूसरों के लिए असुविधाजनक। उसकी आवाज में हार का कोई डर नहीं झलक रहा था। जंगली सुअरों की भीड़ के खिलाफ उल्कापिंड सबसे प्रभावी रणनीति साबित हुई, जिसे जानवरों और गोलेमों ने इकट्ठा किया था। आप उन्हें लगातार बरसा सकते हैं और बिना किसी अन्य समस्या के हर चीज को निशाना बना सकते हैं। बेशक, वहां हेलस्टॉर्म भंवर कई लाइटनिंग जोन मंत्र 2 अलग अलग रूपों में सर्कल ऑफ लाइट और अब नागा दलदल बन चुके क्षेत्र के ऊपर एक टॉक्सिक फॉग मौजूद थे। लेकिन यही कारण था कि उल्कापिंड इतने प्रभावी थे। इतने सारे क्षेत्रीय प्रभावों के चलते, अगर वे अंदर की ओर बढ़ने लगते और एकजुट हो जाते तो लड़ाई का प्रवाह बिगड़ जाता। बेहतर यही था कि वे दूरी बनाए रखें और रे तथा मरे हुए लोगों को जानवरों को दलदल में धकेलने दें, जहां उन्हें लगातार नुकसान पहुंचता रहेगा और वे भाग नहीं सकेंगे। समूह को फैलाओ, अगले जंगली सुअर हमारे दाहिने हिस्से से आने वाले हैं। एलिक्स ने अपनी स्थिति बदलते हुए चेतावनी दी। वह इस बात पर कड़ी नजर रख रहा था कि जानवर क्या खींच रहे थे और उन्हें वह कहां से मिल रहा था, ताकि वे गोलेमों को इस तरह से स्थानांतरित कर सके जिससे जंगली सुअरों को अंदर आने के लिए एक रास्ता बनाया जा सके। जब तक सब कुछ घेराबंदी के भीतर था और उसने जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं की, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर वे गठन के बाहर से हमला करना शुरू कर दें, तो सब कुछ ढहना शुरू हो जाएगा और गोलेम को आगे और पीछे दोनों तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे दुश्मन जो व्यक्तिगत रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि उतना नहीं जितना एवेंजर ने शुरू में अनुमान लगाया था। काल द्वारा समूह को दिए जाने वाले बफ्स आश्चर्यजनक थे, और छोटी लोमड़ी लगातार प्रेरणा का गीत बजाकर उनकी आक्रमण गति बढ़ा रही थी, इसलिए प्रति सेकंड क्षति निश्चित रूप से किसी भी कम तैयार निम्न स्तर के एसेंडेड समूह से कम नहीं थी। ये आखिरी जंगली सुअर होने चाहिए। अब सिर्फ मुखिया बचा है, और वो खाने लायक नहीं लग रहा। हॉक ने मानसिक संपर्क के जरिए टीम को ये जानकारी दी। हॉक का कहना है कि अब बस सफाई का काम बचा है। गोलेम एकजुट हो जाएंगे और हम बचे हुए आखिरी जंगली सुअरों का सफाया कर देंगे। काल ने बताया। सुकरात ने मन ही मन उनके समय का अनुमान लगाया। समूह में मौजूद भारी संख्या में गोलेम और बुलाए गए एंडेड की बदौलत वे निर्धारित समय से काफी आगे थे। काल और रे ने एक दर्जन स्पेक्ट्रल नाइट्स और फिर लगभग आधा दर्जन लिच लॉर्ड्स को बुलाया। उनके पास मौजूद बुनियादी गोलेमों को मिलाकर यह एक जबरदस्त सेना बन गई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि डाना के पास खुद के और अधिक गोलेम नहीं थे। सबसे संभावित कारण यह था कि वह नेक्रोमेंसी आधारित सम्मन के साथ संगत नहीं थी, जो पूरी तरह से समझ में आता है। लेकिन उसके पास स्किल पॉइंट्स की भी कमी रही होगी, और वह अपने नए स्किल ट्री में अधिकांश स्किल्स हासिल नहीं कर पाई थी। बुजुर्गों को ऐसे अमर प्राणियों की आदत थी जिन्हें शून्य अवस्था तक पहुंचने में काफी अधिक समय लगता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कौशल अंक अर्जित करने के लिए दशकों के मिशन होते थे, और जब वे रूपांतरित होते थे तो उनके पास उनका एक बड़ा भंडार होता था। अगर डाना ने बदलाव से पहले अपनी पुरानी क्लास का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल कर लिया होता, तो वह अभी भी नई क्लास के बेहतरीन हिस्सों का इंतजार कर रही होती। क्रशिंग कंस्ट्रक्ट्स कौशल और एलिमेंटल रेथ के संयोजन से उसके गोलेमों को भारी क्षति पहुंचती थी। गोलेम मास्टर क्लास का यह मुख्य कौशल ही इस क्लास को चुनने लायक बनाता था, भले ही आपके पास अतिरिक्त अंक न हो। क्रशिंग कंस्ट्रक्ट्स गोलेम के डैमेज या डिफेंस को चुने गए एक स्किल के बराबर बढ़ा देता है। डैमेज का प्रकार और प्रभाव चुने गए स्किल के अनुसार बदल जाते हैं। बॉस की ओर बढ़ो। आखिरी सुअर लगभग मारे जा चुके हैं, और हम गोलेम को फिर से तैनात करना शुरू कर सकते हैं। काल ने कुछ मिनट बाद निर्देश दिया। संख्या में बहुत कम होने के कारण वे बचे हुए कुछ जंगली सुअरों पर भी हमला नहीं कर सके। ढांचों के आसपास हमला करने के लिए जगह नहीं थी, और कालकोठरी में बचे हुए जीवों को ठीक से निशाना बनाने की भी जगह नहीं थी। ठीक है, हम वहां बचे हुए आखिरी गोलेम का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि आप पहुंचते ही उन्हें अपने पास बुला लेंगे। काल ने सिर हिलाया। जैसे ही आखिरी जंगली सुअर मर जाएगा, मैं नए गोलेम बुलाऊंगा और हम बॉस पर हमला शुरू कर सकते हैं। हॉक मन ही मन खुश हुआ।
अगर सब लोग जल्दी जा रहे थे तो इसका मतलब था कि लाशों के लिए उससे कोई नहीं लड़ेगा। काल बाद में उसके ढेर से लाशें चुरा लेगा, ये तो पक्का था, लेकिन ये लोग उसके खाने के लिए उससे नहीं लड़ेंगे। उनके मन में इससे वे कहीं अधिक भरोसेमंद बन गए, लगभग पसंद करने लायक। हॉक के लिए यह बहुत बड़ी प्रशंसा थी, और जैसे ही उसने सुअर के शवों का अंतिम टुकड़ा उठाया, जिनमें से प्रत्येक का आकार नुकीले दांतों वाले एक खूंखार भालू जितना था, वह पहले से ही अपने लाभों की गणना कर रहा था। इतना सारा मांस। समूह उस खुले मैदान की ओर बढ़ा जहां सरदार इधर उधर घूम रहा था और दो बड़े जंगली सुअरों को आदेश दे रहा था, जो उसके लिए जमीन खोद रहे थे और ट्रफल की तलाश कर रहे थे। यह नजारा देखकर रेमी की आंखें चमक उठी। अगर यहाँ ट्रफल्स होते तो वे रसायन शास्त्र के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन होते, और वह उन्हें पाना चाहती थी। पिछली बार मिले ट्रफल्स में से उसे कुछ उगते हुए ट्रफल्स मिल गए थे, लेकिन कालकोटरी से मिलने वाले ट्रफल्स शायद बेहतर स्थिति में होते। स्टीफन द इनक्रेडिबली पावरफुल बॉस मॉब की नेमप्लेट पर लिखा था। यह तो पूरी तरह से खुद से दिया गया नाम है। इसे पढ़ते हुए रैक ने मजाक में कहा, पक्का? क्या आपको लगता है कि जब हॉक उसे भूनेगा तो उससे बेकन जैसी गंध आएगी? कारा ने पूछा। पता लगाने के लिए केवल एक ही तरीका है। जानवरों की उत्तेजना देखकर तीनों बुजुर्गों ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। आप अतिरिक्त दुश्मनों को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। बॉस से उन्हें एक बफ मिलता है, इसलिए एरिया डैमेज से उन्हें निष्क्रिय रूप से नुकसान पहुंचाना और बाद में उन्हें खत्म करना आसान होता है। सुकरात ने समझाया। ठीक है, हम कुछ ही सैनिकों को उन्हें वहीं रोके रखने के लिए नियुक्त करेंगे। बॉस की तुलना में इन्हें मारना शायद बहुत आसान होगा, और हमारे पास काफी एरिया डैमेज है, इसलिए सब ठीक होना चाहिए। काल सहमत हो गया। बहुत बढ़िया। ओथब्रेका को बॉस को पकड़ने के लिए भेजो, और चलो शुरू करते हैं। बस बने रहो, इससे वह समूह से अलग हो जाएगा। उसके सभी प्रमुख हमले केवल एक चाप में ही लगते हैं उसके सामने। कारा ये खबर सुनकर हंस पड़ी। कितना घटिया बॉस है। ओथब्रेका गायब हो गया और फिर बॉस के सामने प्रकट हुआ, जबकि उसकी दो और प्रतियां सुअरों के सामने प्रकट हुई और उन्हें मैदान के किनारे की ओर ले जाने लगी, जहां वे मुख्य लड़ाई के रास्ते में नहीं आएंगे। सब लोग आगे बढ़ो, मैं बॉस से निपटूंगी। वो जल्दी गुस्सा नहीं कर पाता। एवेंजर एलिक्स ने आदेश दिया। राक्षस फिलहाल बॉस को काफी हद तक रोके रखने में कामयाब रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सभी एरिया डैमेज स्पेल का इस्तेमाल किया और हमला शुरू किया, बॉस अपनी पीठ पर हुए नुकसान से विचलित होकर राक्षसों से दूर हटने लगा। ओथब्रेका के पास ताना मारने जैसी कोई स्किल नहीं थी, इसलिए एवेंजर ने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और उसका ध्यान आगे की ओर खींचा, फिर आगे बढ़कर डेमंस ऑटो पैरी को उसके लिए मुश्किल काम करने दिया। यह एक शानदार तकनीक थी, कम से कम शुरुआत में तो थी ही। फिर कारा उब गई। उसने बॉस के चेहरे पर झपट्टा मारा, और हालांकि उसके पंजों ने उस प्राणी की आंखें निकालने का शानदार काम किया, लेकिन इससे बॉस के लिए टैंकों का पीछा करना भी असंभव हो गया। इसलिए इसने शोर मचाने वाली किसी भी चीज पर या जिस दिशा से इस पर हमला किया जा रहा था, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। एल्डर सोक्रेट को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो हंस पड़े और सोचने लगे कि उनके समूह के साथ ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ। कई योद्धाओं ने अतिरिक्त नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे चेहरे पर हमला किया, लेकिन उन्होंने बॉस को पहले कभी अंधा होते नहीं देखा था, सिवाय इसके कि यह कारा के हमलों का असर हो। धत्तेरे की, इनसे बचो, ये बहुत जोर से लगेंगे। रसायन शास्त्र के उस बुजुर्ग ने शिकायत की। चिंता मत करो, इतनी भी बुरी बात नहीं है। हमने सभी पर एक शाश्वत बिजली की बाधा और सीमित अजयता का कवच लगा दिया है। उपचार करने वाले टोटेम काफी होंगे, बस हमला जारी रखो और हम उसे हमलावरों के बीच उछालते रहेंगे। काल ने जवाब दिया। ये कैसे काम करेगा? सुकरात ने तलवार की ऊर्जा की लहर से बचते हुए पूछा। थोर हंसा और अपना रूप बदल लिया, फिर उसने लात मारकर बॉस को मैदान के उस पार फेंक दिया। अब उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसे किस पर हमला करना था, या उस पर किस चीज ने हमला किया था। अंधा होने से पहले उसने कुछ भी इतना बड़ा नहीं देखा था जिससे वह ऐसा कर सके। इसलिए उसने अंधाधुंध ओथब्रेका पर हमला कर दिया, जो सबसे पहले उसके पास पहुंचा था। इससे कुछ देर के लिए वह समूह से दूर मुड़ा रहा, ताकि बॉस स्थिति को समझ सके।
जब थोर ने दूसरी बार लात मारी तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वजन के अंतर के कारण यह कुछ हद तक एक गेंद की तरह था जो केवल इच्छाशक्ति के बल पर जमीन पर टिके रहने की कोशिश कर रही हो। विशालकाय जीव के खुरदुरे चेहरे पर दिख रहे गर्व भरे भाव को देखकर बुजुर्ग लोग यथासंभव धीमी आवाज में हंसे। जब भी बॉस को लगता कि वह फिर से संभल कर सही निशाना लगाने वाला है, थोर अपनी पूंछ से उस पर वार करता या उसे लात मारकर दूर फेंक देता। लगातार हिलने डुलने और जमीन पर लुढ़कने से बोअमैन पूरी तरह से भ्रमित हो रहे थे और नुकसान तेजी से बढ़ता जा रहा था, भले ही उनके दो मुख्य हमलावर इस स्थिति के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नुकसान बढ़ता गया, लेकिन सुकरात को यकीन था कि यह कौशल का कमाल था, न कि उनकी वास्तविक शक्ति में वृद्धि। ये वास्तविक शक्ति प्राप्ति के लिए बहुत तेज गति थी, और उन्होंने कबीले के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही प्रभाव देखा था, लेकिन युद्ध ध्वज के कारण ये कहीं अधिक बड़े पैमाने पर था। सबसे पहले अतिरिक्त सुअरों में से एक मारा गया और उसके तुरंत बाद दूसरा भी गिर गया। लड़ाई के दौरान क्षेत्र में हुई क्षति, विशेष रूप से ओपल के विषाक्त कोहरे के कारण, इतनी अधिक थी कि वे केवल एक दानव के साथ भी अधिक समय तक टिक नहीं सके। बॉस से लड़ाई के दौरान इससे कुछ खास बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि इससे दो और ओथब्रेकर्स को हाथापाई की लड़ाई में तेजी से अंदर बाहर आने जाने और बॉस को अविश्वसनीय गति से काटने का मौका मिल गया। बॉस गिर पड़ा और लाश के बगल में एक बड़ा बैंगनी रंग का संदूक प्रकट हुआ। क्या ये सामान्य है? काल ने पूछा। यह इसी कालकोठरी के लिए है। कुछ अन्य कालकोठरियों के विपरीत, जिनमें लूट अंत तक रोक कर रखी जाती है, इसमें बॉस के मारे जाने के बाद बॉस तक की सारी लूट एक साथ मिल जाती है, सोक्रेट ने समझाया। अच्छा, अब इसे खोलते हैं, कारा ने कहना शुरू किया। बुजुर्गों ने उसे रोकने के बारे में सोचा, लेकिन वह एक बिज्जू थी। अगर किसी को बॉस के संदूक से दिलचस्प लूट मिलने की संभावना थी, तो वह शायद वही थी। कारा ने संदूक का कुंडा खोला और हवा में एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया। इनाम स्वीकार करें या यादृच्छिक करें। तीनों बुजुर्ग बेजा को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कारा ने हाथ बढ़ाकर नोटिफिकेशन के रैंडमाइज वाले हिस्से को जोर से दबा दिया और संदूक बंद होकर हवा में ऊपर उठ गया और तेजी से घूमने लगा। चलो, लकी 7, मम्मा को नए जूते चाहिए। बुजुर्ग लोग बिज्जू को घूरते रहे, ये सोचते हुए कि वह क्या कह रही है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों का कुछ असर हुआ है। घूमते हुए संदूक से निकलने वाली रोशनी और भी तीव्र होती जा रही थी, बैंगनी से सुनहरे रंग में बदलती हुई, फिर इंद्रधनुषी रंग में, जिसे सभी ने शुभ संकेत माना। यादृच्छिकीकरण। इंद्रधनुषी रंग का संदूक वापस जमीन पर टिक गया और कारा श्रद्धापूर्वक आगे झुककर सतह का निरीक्षण करने लगी। फिर उसे चाट लिया। संदूक खुल गया और आधे सेकंड के लिए चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली, जो बाद में फीकी पड़ गई और उसमें से खजाने का एक टुकड़ा दिखाई दिया। पोसन क्लीवर ऑफ कार्नेज, अद्वितीय श्रेणी, अमर रैंक का दोधारी ब्लेड। आधार क्षति का 450% भौतिक क्षति पहुंचाता है। आधार शक्ति को 500 अंक बढ़ाता है, स्व प्रकार के शत्रुओं को दुगुना नुकसान पहुंचाता है। कारा ने खुशी से चिल्लाते हुए दोनों हाथों से तलवार को अपने सिर के ऊपर पकड़ लिया। एलिक्स हंस पड़ी और उससे हथियार छीन लिया, क्योंकि वह उसके आकार से दोगुना बड़ा था। शरीर, यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। सुअर जैसे राक्षसों के खिलाफ दोहरा नुकसान पहुंचाना तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इससे होने वाला कुल नुकसान तो चौंकाने वाला है। चूंकि हमें इस बॉस से सिर्फ एक ही आइटम मिला है, तो क्या हमें इसे ड्रॉ के लिए रख देना चाहिए? द एवेंजर पूछा गया। आप इसे ले सकते हैं। मैं एक कुशल कारीगर हूं, इसलिए मैं इसी तरह की कोई चीज बनाऊंगा, बस थोड़ी कम गुणवत्ता वाली, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये क्षमताएं एक साथ कैसे काम करेगी। कुछ चीजें दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से परस्पर क्रिया करती हैं, आप जानते हैं। अब क्या हमें दूसरे भाग के लिए तैयार हो जाना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि यह इस खंड की तुलना में अधिक विविधता है। काल ने समझाया। थोड़ा आराम करो, कुछ नाश्ता और पेय ले लो, फिर हम चलेंगे। दो प्रकार के हैं। यहाँ खतरे हैं। कोबोल्ड्स के पास हमलावर कुत्तों के रूप में हेलहाउंड्स हैं, जबकि वुल्वरिन एक भटकता हुआ खतरा है। आप उन्हें कहीं भी पा सकते हैं, वे एक जगह स्थिर नहीं रहते और वे किसी का इंतजार नहीं करते। हमले से पहले ही मुठभेड़ खत्म करनी होगी, इसलिए सतर्क रहें।
इसके अलावा सेरबेरस बॉस तक पहुंचने तक सब कुछ आसान है। बहुत बढ़िया। क्या आप एक कपकेक खाना चाहेंगे?